दीवाने हैं, वो दीवानगी अखिलेश यादव जी के सामने आज आकर फाजिल नगर की माटी पे लग रहा है कि ये 4 लेन पे जो लोग खड़े हैं उनकी तादाद देख लीजिए, उनकी संख्या देख लिए, लग रहा है सभी गुलाब के फूल गेंदे में गूंथ कर माला बना दिया गया। ताली तो बजा दीजिए। ऐसी भीड़ देखने को बहुत से नेता आए हैं, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिला। और हमारे नेता, आपके महबूब नेता, आपके महबूब राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस सभा में जनता उमड़ चुकी है, सैलाब आ चुका है, चारों तरफ से कैमरे चल रहे हैं, अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे हैं, आवाज लगी हुई है, फिर भी आज 1.5-2 महीने से रोजाना बोल रहे हैं। जरा तालियों से स्वागत कीजिए हम लोगों के बीच में। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बालेश्वर यादव जिंदाबाद, विश्वनाथ सिंह विधायक, पूर्व विधायक जिंदाबाद। मंच पर हम लोग के नेता, महबूब नेता को लेके, महबूब नेता ये हैं, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। जोरदार ताली बजनी चाहिए। ये है दीवानगी, ये है मोहब्बत, ये है प्यार, ये है साइकिल। कि साइकिल के दीवाने पूरे प्रदेश के, देश के नौजवान बुजुर्ग सभी हैं, न जिसमें तेल लगना है, न पेट्रोल, न डीजल। साइकिल चलाइए और हमारे अखिलेश यादव जी को आप मुख्यमंत्री बनाकर सारी घोषणाओं को पूरा करवा लीजिए। वृद्धा पेंशन से लेके 300 यूनिट बिजली से लेके, लैपटॉप से लेके, यूरिया डाई फ्री से लेके, वृद्धा पेंशन के साथ पुरानी पेंशन। ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजाइए अपने महबूब नेता के स्वागत में। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। हमारे बीच साथियों, आज भगवान बुद्ध स्वामी महावीर जैन की धरती पर पावा नगरी में, फाजिल नगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा दिलों की धड़कन और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ करने वाले के महानायक श्री अखिलेश यादव जी का आपकी इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको संबोधित करें उसके पहले भारतीय संविधान निर्माता, करोड़ों करोड़ों दलितों और पिछड़ों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के छोटे पौत्र हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमान भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के छोटे पौत्र हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पर उपस्थित होकर 2 शब्दों में आशीर्वचन फाजिल नगर की जनता को देने का काम करें, बाबा साहब के संदेश को देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पौत्र का भी, यशवंत राव जी का भी मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी आप लोगों ने अपने महबूब प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना, अपने स्वागत किया अपने मंत्री का माइक पर। हेलो हेलो। सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए
मंच पर आसीन भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, यहां के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद जी, मंच पर आसीन सभी मान्यवर, भारी संख्या से पधारे हुए समाजवादी जनता, सभी का अभिनंदन करते हुए मैं बंबई से चल के इस उत्तर प्रदेश में आप सभी को बधाई देने के लिए, जो राजनीतिक परिवर्तन मैं देख रहा हूं इस उत्तर प्रदेश में, जो सरकारें हैं आज की, जो मनुवादी है, विषमतावादी सरकारें हैं, जो समाज में झगड़ा लगाने वाली सरकार है, मैं समझता हूं ये इलेक्शन में ऐसी सरकार इलेक्शन के माध्यम से उसको हराया जाए और समाजवादी गठबंधन इस उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो 10 तारीख को निकाल होने वाला है, समाजवादी गठबंधन को जिताया जाए, इसके लिए मैं खड़ा हूं। हमने देखा जो विचारसरणी आज उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में है, उसे हमें पराजित करना पड़ेगा और उसकी शुरुआत इस उत्तर प्रदेश के 22 से शुरू होगी। हमारा अगला लक्ष्य होगा 2024 का जनरल इलेक्शन, वहां से केंद्र की सरकार हमारे को हरानी पड़ेगी। इस विचारधारा लेके मैं आपके सामने खड़ा हूं। संविधान विरोधी ये ताकतें हैं, इस ताकत को हमें हराना पड़ेगा, ये संदेश देने के लिए मैं खड़ा हूं। सभी का अभिनंदन करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्वामी जी को यहां से चुन के लाए, यही मैं अपील करना चाहता हूं। जय भीम, जय समाजवाद। वाह! अब देखिए, मैं अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं, शायद आपको पसंद आ जाए। गुलों का रंग हो फीका न देखा जाएगा मुझसे, ये माननीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। गुलों का रंग हो फीका न देखा जाएगा मुझसे, उनका उतरा हुआ चेहरा न देखा जाएगा मुझसे। मेरे तलवों में जब तक खून का एक कतरा बाकी है, कोई कांटा रहे प्यासा न देखा जाएगा मुझसे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। अब मैं अदब के साथ अपने प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री, आपके दिल में समाने वाले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से गुजारिश कर रहा हूं कि हुजूर आप अपने विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। आज पुनः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिवर्तन के महानायक, पूर्व में मुख्यमंत्री और 10 मार्च के बाद भावी मुख्यमंत्री
श्री अखिलेश यादव जी का पुनः स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में भी आपको संबोधित कर रहे थे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के छोटे पौत्र सम्मानित भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी। हम सबके बीच में इस जनपद की आन बान शान के प्रतीक, राजनीति के महारथी, पूर्व में सांसद बड़े भाई बालेश्वर यादव जी, साथ ही साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई मनोज कुमार यादव जी, हम सबके बीच में उपस्थित इस फाजिल नगर में लंबे अरसे तक 6 बार विधायक बनकर आपकी सेवा करने वाले पूर्व विधायक श्री विश्वनाथ सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित सदस्य विधान परिषद भाई रामवद यादव जी, पूर्व में विधायक जो वर्तमान में रामकोला से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं भाई पूर्णमासी देहाती जी, साथ ही साथ पौना विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख भावी विधायक भाई विक्रमा यादव जी, हम सबके बीच उपस्थित फाजिल नगर में पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हमारे वरिष्ठ नेता साथी भाई कलामुद्दीन जी, तमकुही में पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी भाई संजय गुप्ता जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ सम्मानित साथी भाई चंद्रजीत यादव जी, भाई विजय यादव जी, इसके साथ ही साथ हमारे विधायक जी के सुपुत्र हमारे नौजवान साथी भाई विपिन सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित जो स्वयं भी दावेदार रहे विधानसभा में, मनोयोग के साथ आज काम में लगे हुए हैं भाई हसमुद्दीन अंसारी जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व में ब्लॉक प्रमुख और जिनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास है भाई शिवनाथ यादव जी, साथ ही साथ श्री चंद्रशेखर यादव जी, श्री जयप्रकाश यादव एडवोकेट जी, भाई राजेश्वर सिंह जी, हमारे बहुत ही कर्मठ साथी भाई रहमत अली जी, और साथ ही साथ आज सैकड़ों साथियों के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा छोड़कर जो समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं ऐसे हमारे कर्मठ भाई रामवद यादव जी, हमारे नौजवान साथी बहुत ही कर्मठ साथी भाई रहमत अली जी, हमारे बीच में उपस्थित भाई नरेंद्र यादव जी, जो कल कांग्रेस छोड़ करके अपने बहुत से साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। नरेंद्र यादव जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ ही साथ हमारे बहुत ही कर्मठ युवा, रात दिन एक करके मेहनत करने वाले विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई हरिलाल यादव जी, मंच पर बैठे हुए हमारे इस क्षेत्र में अपना चुनाव लड़कर जंग जीत कर यहां पर उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे, जो साफ भाजपा को खत्म करने का संकल्प लेकर के हमारे साथ भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए थे। वो समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, और अभी आपको पूर्व में संबोधित कर रहे थे पूर्व उत्तर प्रदेश के धोबी समाज के
सबसे मुखर अंबेडकरवादी विचारधारा के नेता भाई भगवती सागर जी, पूर्व मंत्री भाई भगवती सागर जी, आपके फाजिलनगर विधानसभा के गांव गांव और कोने कोने से आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले हमारे क्रांतिकारी नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, यहां पर उपस्थित हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी महागठबंधन का एक ऐसा परिवर्तन का तूफान चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होने जा रहा है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र दोगला है, दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये जो कहते हैं उसे कभी करते नहीं हैं। इन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जिसने जिसने भी दिया उनका साथ, भाजपा ने कर दिया उनका विनाश और सत्यानाश कर दिया। और साथियों, आपको याद होगा किसानों ने झूम करके इनका साथ दिया था। सत्ता में आने के बाद किसानों का कमर तोड़ने के लिए किसान विरोधी कृषि बिल ला दिया। सालों साल धरना प्रदर्शन आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान चल करते रहे। किसान हितैषी का घमंड करने वाले भाजपा के लोग किसानों के सालों साल धरना आंदोलन पर भी इनका दिल नहीं पसीजा। सैकड़ों किसान शहीद हो गए। उन किसानों की शहादत पर भी इनको शोक संवेदना तक व्यक्त करने का फुर्सत नहीं था। किसानों की समस्या दूर करना तो दूर, इनको आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही तक कह दिया गया था। किसानों का दबाव था। चुनाव नजदीक आ गया, इन्होंने सोचा कहीं पूरे प्रदेश का किसान हमारी खटिया खड़ी बिस्तरा नगोर कर दे, इसलिए बिना किसानों से बात किए किसान बिल जल्दी जल्दी में वापस कर लिया। किसानों के आंदोलन लंबे अरसे तक धरना प्रदर्शन आंदोलन और संघर्ष के डर से। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत पहले तो कृषि बिल के माध्यम से किसानों की खेती और किसानों के उत्पाद को अदानी और अंबानी के हाथों में सौंपने की नापाक कोशिश की, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो योगी सरकार के छुट्टा जानवर, योगी के सांड और योगी भाजपा के भाड़ और योगी के सांड पूरे उत्तर प्रदेश को चर करके लूट करके बर्बाद कर दे रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, यहां पर नौजवानों की फौज बैठी हुई है। भाजपा के लोगों ने 5 साल में 75 लाख नौकरी देने का वादा किया। 5 साल बीत गया, नौजवानों को नौकरी मिलना तो दूर, नौजवानों को नौकरी के नाम पर योगी पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। यह भाजपा सरकार है। और साथियों, जब से योगी बाबा मुख्यमंत्री बने, एक भी परीक्षा साबित कभी पूरी नहीं हुई। या तो पर्चा लीक आउट हो गया या पूरी भर्ती भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गई। अगर कोई भर्ती हुई भी तो योगी जी ने आरएसएस और भाजपा के परिवार के लोगों को एक एक करके बैठाने का काम किया। यहां तक कि अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों पर भी सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती कर दी। पिछड़े वर्गों के
शिक्षक भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर दी। अरे योगी बाबा, हम लोग सामान्य वर्ग के दुश्मन नहीं, सामान्य वर्ग भी समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी ताकत के साथ खड़ा है। और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जात, जनजात, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विकलांग सबका आरक्षण जोड़ लिया जाए तो 49% है। 51% में आप खुला खेल करने के लिए छूट आपको थी। 51% से आपका भरा नहीं पेट। आपने दलितों की भी कुर्सी अपने चहेतों को दे दिया, पिछड़ों की भी कुर्सी अपने चहेतों को दे दिया। यानी वोट लेने के लिए हिंदू की दुहाई, और जब कुर्सी की बात आती है तो खुद अकेले खाएंगे मलाई, खुद अकेले खाएंगे मलाई। यानी योगी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या 25% दलित जिसके आरक्षण पर आपने डकैती डाली, क्या वो हिंदू नहीं है क्या? 55% पिछड़ा जिसके आरक्षित जगहों पर आपने अपने चहेतों को बैठाया, क्या वो 55% पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? अगर 25% दलित और 55% पिछड़ा, यानी 80-85% लोग अगर हिंदू नहीं है, तो क्या हिंदू केवल योगी जी और मोदी जी अकेले हैं क्या? अगर योगी जी और मोदी जी अकेले हिंदू हैं, तो ऐसे हिंदुत्व के नारे को हमें दफन कर देना है जो दलितों और पिछड़ों के सिर को काटता हो, पेट पर लात मारता हो, रोजी रोटी को छीनता हो। यही नहीं, इन्होंने साथियों, इन्होंने और एक नारा दिया, सबका साथ। सबका साथ दिखाने के लिए, लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए नारा है सबका साथ। और चुनाव के लिए इनका नारा बदल गया 80 और 20 का। 80 और 20 का। अरे भाई, जब सबका साथ नारा दिया तो 80-20 कहां से आ गया? यानी जब कुर्सी की बात आती है, जब सत्ता की बात आती है, तो हिंदू की दुहाई, और सत्ता में आ जाते हैं तो हिंदू खत्म, दलित की हत्या, पिछड़ों की हत्या। यानी दलितों के आरक्षण पर डकैती, पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती, भारतीय संविधान पर भी खतरा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का कत्लेआम भी करने में यह नहीं चूकते हैं। इससे साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज जब 25% दलित और 55% पिछड़ा हिंदू नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से आपका 80 का नारा भी बेमानी है। एक चीज। दूसरी चीज, 20 क्यों? देश की आजादी के लिए अगर सरदार भगत सिंह ने फांसी के तख्ते को चूमा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के तख्ते को चूमा था, तो इसी देश की आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने भी फांसी के तख्ते को चूमने का काम किया। आज अशफाकुल्लाह ने खान ने क्या इसीलिए शहादत दिया था कि आप उनकी संतानों को देश निकाला करोगे, उनके संतानों के साथ भेदभाव करोगे? और कौन नहीं जानता, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान की कई दर्जन टैंकें दिल्ली की ओर दंडराती हुई आ रही थी, तो योगी जी, मोदी जी, आपके बाप दादा पुरखों का कहीं अता पता नहीं था। उस समय पाकिस्तान को अगर किसी ने मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की दर्जनों टैंक को तोड़ करके भारत के आन बान शान की रक्षा की, अपनी शहादत दे करके अपना नाम रोशन किया, तो वह वीर अब्दुल हमीद था, गाजीपुर का वीर अब्दुल हमीद, जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, दर्जनों टैंक तोड़ दिए, भारत की आन बान शान के लिए अपनी शहादत दी थी। क्या इसीलिए दिया था कि आप उसके बेटे और बेटियों को देश निकाला का फरमान सुनाओगे? मुस्लिम हिंदू की लाइन खींचकर उनको परेशान करोगे? उनके परिवारीजनों को आज सौतेले भाव से देखोगे?
इसे साथियों, ये राजनीति को भूखे भेड़िए हैं जो अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर भाईचारे का कत्लेआम कर हिंदू मुस्लिम का खून खराबा और हिंदू मुस्लिम की लाश पर सच्चा हथियाना चाहते हैं। इन भूखे भेड़ियों से होशियार रहना, इन भूखे भेड़ियों से होशियार रहना। इनकी हमेशा कोशिश रहती है कोई न कोई ऐसी बात करो जिसमें हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएं। इनका एक तिकड़म यह भी चल रहा है। हमको परसों एक अधिकारी ने बताया गोरखपुर से कि मुख्यमंत्री ने वहां अधिकारियों की मीटिंग की, कहा जहां मुस्लिम समाज है वहां ऐसा दबाव डराओ कि वोट न पड़ने पावे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मैं कह देना चाहता हूं, योगी की विदाई होना तय है। आप केवल उस अधिकारी का नाम नोट करना, आप केवल उस अधिकारी का नाम नोट करना या ऐसे गुंडे मवाली का नाम नोट करना जो हमारे किसी भी कार्यकर्ता को परेशान करने की कोशिश करता है। सरकार बनेगी तो उसका छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। ऐसे लोगों का आप नाम लिख के जरूर रखना। सरकार बनने के बाद सबसे पहले ऐसे योगी के गुलाम जो योगी की बदुआ मजदूरी करते हैं, उनकी हजूरी करते हैं, एक एक करके उनको ऐसा पानी पिला पिला करके पटकूंगा कि उनकी सेखी निकल जाएगी। और साथियों, आज कौन नहीं जानता, व्यापारियों ने भाजपा को खूब चंदा दिया, खूब वोट दिया, सत्ता में आ गए तो इन्होंने ऐसी नीति लाई कि आज व्यापारी भूखमरी कगार पर है, आज खुदकशी कर रहा है। यहां तक कि साथियों, आप जानते हो आज सबसे ज्यादा परेशान व्यापारी है। गांव टोला मोहल्ला गरीब का जो व्यापारी है वो 10-20-25 हजार रुपया महीने में इनकम करता। अब जीएसटी के लिए उसको एक मुनीम रखना पड़ता है, अकाउंटेंट रखना पड़ता है, यानी आज वो भी परेशान है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में योगी सरकार का सुपड़ा साफ करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने बटन दबाएंगे तो आप सबका स्नेह प्यार आशीर्वाद स्वामी प्रसाद मौर्य को विधायक बना करके अखिलेश यादव की सरकार बनाने में मदद करने का काम करेगा। और साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, इस महाभारत, इस राजनीतिक महाभारत में माननीय अध्यक्ष जी आप किसी की भूमिका अदा करें। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए अर्जुन के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कई कार्यक्रम लगे हैं, इसलिए मैं ज्यादा और न बोल करके अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए उनको आमंत्रित करते हैं कि आवे और आज के इस कार्यक्रम में आज परिवर्तन का संदेश देकर के यहां से जाएंगे तो हम ये कहना चाहते हैं, जो परिवर्तन की आंधी पश्चिम से चलेगी वही परिवर्तन की आंधी बिहार के सीमा से लगे हुए कुशीनगर के फाजिलनगर विधानसभा से भी चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं और आज तमाम पार्टियों के लोग जो ज्वाइन किए हैं उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के लोग भी बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता पदाधिकारी आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में हम आप सबसे विदा लेते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय भीम, जय समाजवाद। अब पूरे देश और प्रदेश के महबूब हम लोगों के बीच में वो नाम अखिलेश,
पश्चिम से झूमता हुआ, पश्चिम से झूमता हुआ संदेश आ रहे हैं। 10 मार्च को यूपी में अखिलेश आ रहे हैं। माइक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे साथ मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के छोटे पौत्र आदरणीय यशवंतराव अंबेडकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे और आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज, बहुत ही पुराने नेता पूर्व सांसद आदरणीय बालेश्वर यादव जी, पूर्व विधायक विश्वनाथ सिंह जी, राम अवध यादव एमएलसी जी, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के हमारे रामकोला के प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णमासी देहाती जी, पडरौना के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विक्रमा यादव जी, फाजिल नगर के पार्टी के नेता कलामुद्दीन जी, संजय गुप्ता जी, संजीत यादव जी, विपिन सिंह जी, हसमुद्दीन अंसारी जी, विजय यादव जी, शिवनाथ, चंद्रशेखर, जयप्रकाश जी, राजेश्वर राम अवध पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, रहमत अली जी, हीरालाल यादव जी, रणेंद्र यादव जी, वहीं हमारे विधायक भगवती सागर जी और पूर्व में मंत्री पश्चिम के बड़े नेता हमारे पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी जी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सभी हमारे नेता इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां पर आए हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं। मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें मैदान में लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और दोपहरी का समय है, इधर गर्मी भी बढ़ गई है। लेकिन मुझे पता है फाजिल नगर और इस विधानसभा के लोग इस बार किसी की गर्मी निकाल देंगे। न केवल गर्मी निकालेंगे, मैं अभी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था, मैं ये कह सकता हूं उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भाप निकल जाएगी, भाप। बताओ भाप निकलने लगी कि नहीं निकलने लगी? हमारा सौभाग्य है कि आज भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी हमारे और आपके लिए और आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन और सहयोग के लिए बंबई से चल करके आए हैं। इतनी दूर से चल करके आए हैं, बिल्कुल बिहार की सीमा पर आप वोट मांगने आए हो। मैं यहां पहले भी एक बार वोट मांग के चला गया था,
उस समय भी साइकिल के लिए वोट मांग करके गया था। जब महाराष्ट्र से चल करके आए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पोते, तो बताओ यहां से ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हमारे बाबा जी घबराए हुए हैं। आजकल उनका चेहरा देखा कि नहीं देखा? चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और चेहरे को ढंग से देखना आप। जरा चेहरे को ढंग से देखना। होश उड़ गए हों उनके होश। और उस दिन का याद नहीं होगा, उस दिन याद नहीं होगा जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के साथ आ गए। मैं तो इंतजार कर रहा था 2011 से। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा इंतजार 2011 के से था। और अगर 11 में ही ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा था इन्होंने, अगर उस समय आ गए होते तो हमें इतने 5 साल बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। 17 में आ गए होते, 17 में आ गए होते तो आज उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देता। लेकिन मुझे खुशी है कि आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जिसके साथ अन्याय हुआ है वो सब यही नजर लगा करके बैठे थे कि कब आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और आपके आने से जो बदलाव हुआ है, जिस दिन से आ गए उस दिन से हवा दूसरी चलने लगी कि नहीं चलने लगी? वैसे तो विधानसभा में जब हम लोग आमने सामने बैठते थे, जब विधानसभा में हम लोग आमने सामने बैठते थे, अगर विपक्ष की कोई बात रखता था दमदारी से, तो यही आपके प्रत्याशी, आपके नेता दमदारी से रखते थे। हमें जवाब देना पड़ता था और हम लोग सदन में जवाब देते थे। पहले आमने सामने बैठते थे, अब हम लोग पास पास बैठेंगे और सरकार चलाएंगे। साथ बैठ करके सरकार चलाएंगे। ना भेदभाव होगा, ना अन्याय होगा, और जिनको आजादी के बाद हक और सम्मान नहीं मिला उनको सम्मान दिलाने का काम हम दोनों लोग मिलकर के करेंगे। वैसे तो हमारे लिए वोट मांग के आए हैं। आपको पता होगा तीसरे चरण में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे लिए वोट मांग करके आए और इनका समाज और हर पिछड़ा दलित ऐसा इकट्ठा हुआ मैंने कभी नहीं देखा था। हो सकता है करहेल की जीत सबसे बड़ी जीत हो, लेकिन मैं सबसे बड़ी जीत से नहीं जीतना चाहता हूं।
वो जीते सबसे बड़ी जीत जिसके लिए मैं वोट मांगने आया हूं। बताओ फाजिल नगर के लोगों, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? गिन लो वोट आप अपनी उंगलियों पर। बताओ कितने वोटों से जिता सकते हो आप? पीछे तो नहीं रह जाओगे? बताओ पीछे तो नहीं रह जाओगे? अगर जितना कह रहे हो, हाँ ये बात कही, अरे बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने? और इनके नेताओं को आपने नहीं देखा कैसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी के नेता? एक नेता तो दंडवत हो गया, जनता से माफी मांग रहा है। एक नेता कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और आपने वो भी देख लिया होगा, एक नेता वोट के चक्कर में तेल मालिश कर रहा है। बताओ ये बीजेपी की हालत हो गई, ये डबल इंजन की हालत हो गई। ये डबल इंजन की हालत इसलिए हुई है क्योंकि जनता समझ गई है, इसीलिए इनकी झूठ की पटरियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़ी हुई है। बताओ इनसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ये बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके भाषण सुनो, छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? और जब खाद की बोरी लेने गए, खाद की बोरी मिली थी आपको? डीएपी की बोरी और खाद की बोरी जब लाए होगे तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए तो हो सकता है 10 किलो की चोरी कर लें। कभी कभी मैं सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखी इन्होंने? कभी बाजार में जाना और जानकारी करना कि पार्ले जी का बिस्किट पहले कितना बड़ा आता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी ने कहा उन्हें मुनाफा पूरा करना है, तो वैसे वैसे आपने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट छोटा होता चला गया। बताओ छोटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए सावधान रहना। ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो बोरी की चोरी 10 किलो हो जाएगी। ये तो कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? पानी के जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? बंदरगाह बेच दिया कि नहीं बेच दिया? रेलगाड़ी बेच दी और रेलवे स्टेशन भी बेचने जा रहे हैं। और कुशीनगर में समाजवादियों ने एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया, वो अभी बेचा नहीं है। जैसे हम और आप लोग कोई जमीन खरीदनी हो या बेचनी हो या कोई चीज लेनी हो तो बताओ हम लोग देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो अभी बेचा नहीं है, अभी केवल देखने आए थे। ये देख करके गए हैं इसका सौदा करने। इसलिए हो सकता है ये एयरपोर्ट बेच दें। इसलिए साथियों, इधर बाबा जी का भाषण सुना होगा आपने। वो हमें कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने 12 बजे कहा सो के उठने का, हमने भी उनके घर पर नजर रख ली है। अब
जो लोग गए होंगे हमारे घर, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे आए हैं, वो जानते हैं हमारी और उनकी दीवार एक है। आजकल मैं शाम को देखता हूं कुछ धुआं उड़ता नजर आता है। और अभी एक अधिकारी ने बताया है कि रात में उठ करके फिर वो धुआं मांगते हैं, नींद नहीं आ रही है। और अभी पुताई वाले मैंने देखे, पुताई वाले जा रहे थे, मैंने पुताई वालों से पूछा कि कहां जा रहे हो, तो वो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लगे उनको पोतने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और 11 तारीख की तो उन्होंने टिकट बुक कर ली है लखनऊ से गोरखपुर की। बुक हो गई कि नहीं हो गई? और इनके एक नेता तो कमाल के हैं, पहले वो घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर। वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे ये नहीं पता। और अभी उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है कि लोग लैपटॉप की बात सुन करके लोटपोट हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इंटर पास कर लेगा और बाद में 12वां करने जाएगा उसे लैपटॉप दे देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां करने के बाद जो 10वां पढ़ेगा उसे लैपटॉप दे देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। बाबा जी कह रहे थे कि लैपटॉप बांट दिया, किसी को मिला यहां पर? और ये हाथों में स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं ये वही वाले तो नहीं हैं? वो तो कह रहे 1 करोड़ दे दिया। अरे वो क्यों देंगे, वो खुद ही चलाना नहीं जानते हैं। और अभी उन्होंने एक तस्वीर डाली थी जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि ये स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते हैं। अगर आज के समय पर इन चीजों की जरूरत और इन चीजों के माध्यम से कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल सकता, अगर नहीं जानते तो शायद हमारे नौजवानों का भला नहीं कर सकते। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि ITI पॉलिटेक्निक में और हमारे कॉलेजों में अगर आज के समय पर नई पढ़ाई और नए कोर्स और नई ट्रेनिंग करानी पड़ेगी तो नौजवानों को ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौजवानों को IT के क्षेत्र में रोजगार दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे नौजवान जानते होंगे, 3 साल से दौड़ लगा रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, इन्हें फौज में जाने का मौका नहीं मिला है। ये गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे। न केवल फौज बल्कि पुलिस में भी नौकरी निकाल करके नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये शिक्षा मित्र वाले, BEd टेट वाले, BPEd वाले और BTC वाले, और हमारे यहाँ गरीब जनता जो दूर दूर से आई है, वो जानती होगी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इन्होंने हमारे बच्चों की पढ़ाई को चौपट कर दिया। बताओ बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, BEd टेट वालों को अगर हमें समायोजित करना पड़ेगा तो BEd और टेट वालों को समायोजित करेंगे, शिक्षा मित्र को नौकरी देंगे, BTC से लेकर BPEd लोगों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 11 लाख पद खाली हैं, 11 लाख पद खाली हैं, वो भरे नहीं गए हैं। 11 लाख पदों को नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
ये अनुदेशक आए हैं, रोजगार सेवक हैं, 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि इनका भविष्य बदलेगा, भाग्य बदलेगा, नियमितीकरण होगा। अब 5 साल और इंतजार तो नहीं करना चाहते हो? आप करो मदद, हम लोग भी मदद करने का काम करेंगे आपको। इधर बिजली महंगी हो गई, बिल आ रहा है, लोग परेशान हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसलिए समाजवादियों ने तय किया 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और साथ ही साथ हमारे किसानों का सिंचाई फ्री होगी, कोई बिल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल के लिए कह रहे थे, उसको बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए मदद करोगे। एक नेता हैं, वो ABCD सिखा रहे हैं सबको, कभी A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये, कह रहे कि नहीं कह रहे? हमने भी उन्हें कहा कि अंग्रेजी मत सिखाओ, हम हिंदी सिखाते हैं आपको। और हमने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। बताओ, काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? तो जब काका चले गए तो बाबा भी जाएंगे। बताओ, हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए साथियों, हम लोग काम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, हम लोग जाति जनगणना चाहते हैं। ये बीजेपी के लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। वो जानते हैं कि जिस समय जाति जनगणना हो जाएगी, बहुत सारी जातियों की आबादी ज्यादा दिखाई देगी। हो सकता है कि जिनकी हम गिनती न करते हों, जिनको हम सम्मान न दे पाए हों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जो संविधान हमें हक और सम्मान दिलाता है, आरक्षण दिलाता है, हो सकता है कुछ जातियों को हम न दे पा रहे हों। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि हम जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से सबको हक सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, जाति जनगणना के लिए हमें कितना भी बजट का पैसा देना लग जाए, हम लोग लगाने का काम करेंगे और जाति गणना करा करके अपने सभी जातियों को बताने का काम करेंगे आखिरकार आबादी में कौन कितना है। इसलिए चुनाव 6वें चरण में होने जा रहा है। दूसरे चरण में धर्म सिंह सैनी जी वोट डाल करके आए हैं, उनका भी चुनाव हुआ है दूसरे चरण का। पहले चरण का आपको पता होगा, दूसरे चरण का इनका चुनाव हुआ, तीसरे में हमने वोट डाला और हमने भी चुनाव देखा। बताओ, तीसरे, चौथे और आज जहां 5वां चरण का शाम को पता लगेगा, बताओ बीजेपी के लोग ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? जब से जनता ने इनकी खड़ी की है खटिया, तब से इनके बयान हो गए घटिया के नहीं हो? बताओ आप, हो गए बयान घटिया के नहीं? कभी कभी कहते हैं कि आदरणीय मौर्य जी 5 साल क्यों सरकार में रहे, हमारे साथ रहे। हमने कहा हम तो बहुत पहले हमारी इनकी बात हो गई थी। हमने कहा अभी मत आना, आना तब जब आपके आने से चोट हो। तो बताओ, वो कहावत सुनी कि नहीं सुनी अंग्रेजी में, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना। बताओ, इनके आने से हथौड़ा लगा कि नहीं लगा? बताओ, 6ठे चरण के लोग, हमारे 6ठे चरण में वोट डालने वाले लोग, बताओ इन्हें छांटोगे कि नहीं छांट दोगे? ये लोग जो नफरत की बात कर रहे हैं, ये लोग जो झगड़ा लगाने की बात कर रहे हैं, ये नफरत और झगड़ा लगाने वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े नेता हैं, ये बहुत बड़े नेता हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी भर पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को जगाने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको सम्मान दिलाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया।
इसलिए आज जब हमारे साथ आए हैं, ये जब हमारे साथ आए हैं तो लड़ाई बड़ी है। बताओ लड़ाई बड़ी है कि नहीं है? न केवल देश के लोग बल्कि दुनिया के लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा चुनाव है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो बदलाव लाएगा ही लाएगा, लेकिन देश की राजनीति में भी परिवर्तन लाने का काम करेगा। इसलिए आप सबसे हमारी अपील है कि ये चुनाव अपने भविष्य का समझना, अपने आने वाली पीढ़ी का समझना, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सत्ता में हैं वो संविधान और धर्म और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए बताओ आप लोग मिलकर के सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, ये जान ही रही है, बेच देंगे बाद में इसको भी। अभी बैठ के देख रहे होंगे कि इसको बेचने में कितनी कीमत मिलेगी। और याद कीजिए वो कहावत कि न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा, सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी, सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, तो नौकरी नहीं होगी, ना आरक्षण होगा। इसीलिए तो बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? इसलिए मदद करिए। और यहां की जनता से हमारी विशेष अपील है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बहुत ही सीनियर नेता, इनको ऐतिहासिक वोटों से जिताना। जब ये जीत करके जाए तो लगे कि हां, फाजिल नगर की जनता ने कितने ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजा है। सदन में खड़े हों तो लगे कि जनता ने कितने वोटों से जिता करके भेजा है। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि इनका सम्मान हम लोग सरकार में पहले से ज्यादा करने का काम करेंगे। और ये बात हम जानते हैं कि इनका सम्मान होगा तो हमारी पार्टी और मजबूत हो जाएगी, हमारी लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। इसलिए जो आमने सामने बैठते थे अब हमारे साथ बैठने जा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, इनको स्थान भी देंगे और बड़ा सम्मान भी देंगे। और आपकी विधानसभा को हमें कितना भी विकास के लिए पैसा देना पड़ेगा, हम बाबा मुख्यमंत्री जैसे नहीं हैं कि छोटे दिल वाले हों। समाजवादी लोग बड़े दिल वाले हैं। जो विधानसभा चाहेगी हम उतना विकास कराने का काम आपके कहने से करने का काम करेंगे। और याद रखना, बाबा जी आए थे कुशीनगर, जब दलित और पिछड़ों से मिल रहे थे तो साबुन लगा करके मिल रहे थे। याद है कि नहीं याद है? साबुन और शैम्पू बांटा था। न केवल साबुन और शैम्पू बांटा था, बल्कि मुख्यमंत्री आवास को भी गंगा जल से धुलवाया था। याद है कि नहीं याद है? इसलिए ऐसी पार्टी को आप उनके प्रत्याशियों को जमानत जब्त करने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अपने उद्बोधन से ओत-प्रोत सभी को आह्लादित कर रहे थे और आदरणीय रामोद यादव जी से मुलाकात की उन्होंने। वाह, आपका स्वागत है। वो कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत
स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। जय हो जय हो, जय हो जय हो अखिलेश की, जय हो जय हो, जय हो जय हो अखिलेश की। उसकी कोशिश है यूपी का हो यू विकास, सब युवाओं के हाथों में हो लैपटॉप, मुफ्त बिजली मिले और सबको शिक्षा भी मिले, डिग्रियों के मुकद्दर में और हो एक जॉब। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है, आंधी से कोई जा कर कह दे सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, 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 स्वागत है 10 मार्च को